अब हम बात करते हैं बिंदुसार की। किसकी बात करते हैं? बिंदुसार। ठीक, बिंदुसार। बेटा बिंदुसार ना मगध पर 298 से 273 तक शासन करता है। 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व है, ठीक है, तक शासन करता है बिंदुसार। कहाँ पर? मगध में। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बता ही दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपाट बिंदुसार को सौंप दिया था। और एक जैन गाथा के अनुसार ऐसा भी बताया जाता है बिंदुसार की माँ का नाम दुर्धरा था। ठीक है, बिंदुसार की मम्मा का नाम क्या था? तो इनकी मम्मा का नाम दुर्धरा था, क्योंकि आप जानते थे उस समय की जो है राजा थे ना, बहुत बहुत सारी शादियां करते थे, तो पता नहीं चलता था ना कौन सा बच्चा किसका है। समझ रहे? यूनानी लेखकों द्वारा बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा है? यूनानी लेखक, ठीक है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या बोला है? अमित्र घात बोला है। अमित्र घात, या आप कह सकते हैं अमित्रोकेडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमित्रोकेडीज, ठीक है, अमित्रोकेडीज के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको जो है यूनानी लेखक के द्वारा बोला गया है बिंदुसार को। ठीक, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थी, लेकिन वो उसका भैया पर्सनल मामला था, हम ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे नहीं, ठीक है। जिसमें सुभद्रांगी बड़ी प्रमुख हुआ करती थी, ज़्यादा उसका वर्चस्व देखने को मिलता है। अभी तक हमने बिंदुसार की जिंदगानी देखी है, अब हम उसकी राजनीतिक कहानी को देखते हैं, क्योंकि पर्सनल मामले में हम ज़्यादा घुसेंगे नहीं, ठीक है। तो अब यूनानी लेखकों ने जो है बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रोकेडीज के नाम से संबोधित किया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है। मतलब बिंदुसार का शासन काल चल रहा होता है और तक्षशिला में क्या होता है? विद्रोह हो जाता है, ठीक है, तक्षशिला। तो तक्षशिला में 2 बार क्या होता है? विद्रोह हो जाता है। 2 बार होता है। कितनी बार? 2 बार विद्रोह मचा देते हैं वहां के लोग। अब पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया था? प्रश्न पूछा गया है, हल्के में मत लेके चले जाना। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए, जो पहले नंबर का विद्रोह था, उसको दबाने के लिए कौन गया था? अशोक गया था और विद्रोह को दबा दिया था, पहला विद्रोह। दूसरा विद्रोह बिंदुसार की मृत्यु के कारण दबाया नहीं जा सका, क्योंकि उस समय बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और दूसरे नंबर वाला जो विद्रोह होता है उसे जो है दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यूनानी राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के राज दरबार में भारत आते हैं। तो बेटा डाइमेकस जो थे ना, डाइमेकस ये एक राजदूत होता है, ठीक है। राजदूत किसके राज दरबार में आते हैं? तो बेटा बिंदुसार के राज दरबार में इनका पदार्पण होता है भारत में, ठीक है। यूनानी राजदूत था, अगर मन में हो कि कहाँ का रहने वाला था तो यूनानी, ठीक है, यूनानी राजदूत थे और भारत में आए थे बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि और कुछ भी है, हाँ, तो यूनानी लेखकों ने यह तक बिंदुसार के बारे में बोला है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से बोला था। सीरिया के राजा कौन थे उस समय? एंटियोकस प्रथम थे। उनसे कहा था भैया मीठी वाली थोड़ा शराब वराब भिजवा देना और सूखे वाले अंजीर भिजवा देना और एक दार्शनिक भिजवा देना। तो मीठी मदिरा सूखे अंजीर आ गए थे, लेकिन दार्शनिक आर्शनिक तो वो भेज नहीं पाए थे, ठीक है। तो इतना सारा मामला जो है ऐसा भी यूनानी लेखकों के द्वारा बताया गया है। अब हम बात करते हैं अशोक जी की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? अशोक, जिसे आप ग्रेट अशोका के नाम से भी जानते हो, अशोका महान के नाम से भी जानते हो। तो इनके बारे में भी हम बहुत कुछ जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, किस तरीके से इनका हृदय परिवर्तन होता है और इन्होंने फिर जो है युद्ध ना करने का फैसला किया, वो सब बातें एक एक करके जानते हैं। कौन सा युद्ध है जो बड़ा पॉपुलर है, प्रश्न आता है, तो अशोक के बारे में अब हम जानते हैं। बेटा अशोक 273 से लेके 232 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। मतलब 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन देखने को मिलता है, ठीक है। मौर्य काल के अंतर्गत ये आते हैं। जब अशोक की उम्र 18 वर्ष की थी तो अवंती का राष्ट्र प्रमुख बना करके उज्जैन भेजा गया था। उज्जैन नहीं, उज्जैन, ठीक है। मतलब 18 साल की उम्र लगभग थी अशोक की, तो इन्हें अवंती का राज्यपाल बना करके जो है उज्जैन भेज दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने महादेवी से शादी कर ली और महेंद्र और संघमित्रा नामक 2 संतानों का जन्म हुआ था, ऐसा बोला जाता है। आपने अभी सुना भी है और आगे मैं बताऊंगा भी कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, है ना। अक्सर प्रश्न दिया रहता है ऐसा। तो वो बेटा कहते हैं कि महादेवी एक महिला होती है जिसके साथ अशोक शादी कर लेते हैं और उसी से ये दोनों पुत्र पुत्री होते हैं, ठीक है।
कहा जाता है ऐसा, लेकिन ये भी मामला पर्सनल है, लेकिन मैंने बता दिया आपको। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसकी दूसरी पत्नी का नाम कारुवाकी था। ठीक है, दूसरी पत्नी का नाम क्या था? कारुवाकी था। और कारुवाकी क्या नाम था? लिख दो यार, दूसरी पत्नी का नाम क्या था? कारुवाकी। ये सेकंड वाइफ थी उनकी। ठीक है, सेकंड पत्नी थी कारुवाकी। और ये जानकारी इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, स्तंभ लेख से जो है यह जानकारी प्राप्त होती है कारुवाकी के बारे में। ठीक, अशोक के जीवन के बारे में अभी तक हमने जान लिया है। अब जरा भयानक वाले युद्ध से परिचित होते हैं, जो कि बड़ा तूफानी था, बड़ा दिल दहला देने वाला था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। तो नाम कलिंग का युद्ध। ठीक है, तो चलो अभी जगह तो हमारे पास बाकी ही है, अब हम बात कर लेते हैं कलिंग युद्ध की। ठीक है, कलिंग युद्ध ये कब होता है बेटा? 261 ईसा पूर्व में आपको कलिंग का युद्ध लगभग देखने को मिलेगा। मतलब 261 ईसा पूर्व के दौरान ये कलिंग वाला जो भयानक टाइप वाला युद्ध था ना, ये देखने को मिलता है एक्चुअली। महापद्मनंद ने कलिंग जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि बिंदुसार के शासनकाल में कलिंग ने स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। तो बेटा अगर हम चले जाएं ना नंद वंश में, हाँ अगर हम नंद वंश में जाएं तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। तो महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था और मगध साम्राज्य में मिला दिया था। लेकिन जब आगे चल करके बिंदुसार का समय आया था, अशोक से पहले बिंदुसार का समय पीरियड था ना, तो उस दौरान क्या होता है, कलिंग अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, आजाद कर लेता है। तो जायज़ सी बात है भैया, आज़ाद कर लिया। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के, मतलब जब अशोक का राज्याभिषेक होता है तो उसके 8वें वर्ष लगभग कलिंग पर आक्रमण करता है। मतलब राज्याभिषेक के, जब ये राजा बनाया गया था तो राजा बनाने के लगभग 8वें वर्ष क्या करता है, कलिंग अटैक होता है। ठीक है, कलिंग, अच्छा लिंग, ओके, कलिंग अटैक होता है, मतलब कलिंग पर हमला होता है, आक्रमण होता है, अशोक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और परिणाम जो मिलते हैं भैया दिल दहला देते हैं, और इसके बारे में जानकारी अशोक ने खुद अपने जो है शिलालेखों के माध्यम से दी है। इस भयानक रक्तपाती युद्ध के बाद अशोक का हृदय बदल जाता है, नम्र हो जाता है, और वह युद्ध कभी न करने का वचन भी देता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ जी हैं, और उनका कहना है कि अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली बना डाली थी, और जो दक्षिणी केंद्र था उसकी राजधानी जौगढ़ बना दी थी। मतलब तिब्बती इतिहासकार जो हैं, चलो लिख देते हैं, तिब्बती इतिहासकार। ठीक है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, नाम क्या है? तारानाथ। तारानाथ का कहना है कि अशोक ने जब कलिंग को जीता था उसके बाद उसने 2 काम किया था, 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए थे। तो उत्तरी केंद्र की राजधानी क्या बनाई थी? तोसली। उत्तरी केंद्र की राजधानी क्या बना दी थी बेटा? तोसली बना दी थी। और जो दक्षिणी वाला था ना, दक्षिणी केंद्र की राजधानी क्या बनाई थी? जौगढ़ बनाई थी। क्या बनाई थी? जौगढ़। ठीक है, ये तारानाथ जी का कहना है, ये आपके तिब्बती लेखक हैं। ये भी समझ में आ गया भाई। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, कंफ्यूजन मत रखिएगा, पहले समझ लो अशोक किस धर्म को मानते थे। तो अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानने वालों में से एक थे, अर्थात ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसने प्रसार के लिए बहुत जगह यात्राएं की। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ थी? लुम्बिनी। बौद्ध धर्म में मैंने पूरा बताया है, देखते नहीं हो, भूल जाते हो। ठीक है, तो बेटा राज्याभिषेक के जब 20वां वर्ष होता है ना, 20वां वर्ष, तब ये जो है लुम्बिनी जाते हैं। लुम्बिनी, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म लुम्बिनी में होता है, कपिलवस्तु के। ठीक है, तो उस क्षेत्र से बहुत प्रभावित हुए, लोगों से मिले, बड़ा अच्छा लगा इन्हें। तो इन्होंने उस क्षेत्र का जो टैक्स वैक्स था, जो कर था ना, उसमें काफ़ी कुछ कटौती की थी, कमी कर दिया था। ठीक, वहाँ जब गए थे लुम्बिनी घूमने के लिए, वहाँ पर भ्रमण करने के लिए, अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया था। मतलब इन्होंने राजकीय धर्म बनाया था। तो बौद्ध धर्म कैसा धर्म बन गया? एक तो पहले तो फॉलोवर था इसी का, फिर इसे राजकीय धर्म बना दिया जाता है। ठीक है, राजकीय धर्म बना दिया जाता है किसे? तो बेटा बौद्ध धर्म को बना दिया जाता है। ठीक, चलो
अशोक के द्वारा कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, सारनाथ आदि स्थानों पर बहुत सी विहार और मठों का निर्माण भी करवाया जाता है। कहाँ पर? कौशाम्बी में भी मठों और विहार का निर्माण होता है, पाटलिपुत्र में भी ऐसा करवाते हैं, सारनाथ में भी करवाते हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा। बुद्ध के शासनकाल में ही तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और बौद्ध संगीति के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो जाकर के। ठीक, महादेवी की ये दोनों जो है संतानें थी। कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म ही नहीं बल्कि विश्व धर्म बनाने का भी प्रयास किया था। मतलब राजकीय धर्म तक ही सीमित नहीं था, अशोक इसे विश्व धर्म भी बनाना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत काम किया था। तभी तो अपने बेटे और बेटी को अर्थात महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं। अशोक के धम्म वास्तव में एक आचार संहिता थी जिसमें सभी धर्मों का निचोड़ देखने को मिलता है। मतलब हाँ ठीक है, अशोक का एक धम्म है, ठीक है, धम्म, अशोक के धम्म। अगर अशोक के धम्म की बात करें, धम्म, तो बेटा धम्म एक आचार संहिता थी। क्या थी? धम्म क्या थी? एक आचार संहिता थी। आचार संहिता लगती है ना, जानते हो ना, आचार संहिता हुआ करती थी और इसमें जो है सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को निचोड़ करके रखा गया था, या जो बहुत सारे नियम कानून थे उनको यहाँ पर लेकर के रखा गया था। अशोक के अभिलेख की अगर हम बात करें तो बेटा अशोक के अभिलेख के अंतर्गत आपको शिलालेख देखने को मिलेंगे, स्तंभ लेख भी मिलेंगे। तो पहले चलो खाली कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे जो है अच्छे से समझते हैं, क्योंकि भैया शिलालेख से, स्तंभ लेख से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो जानना तो पड़ेगा भाई, ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला क्या होगा ना, उल्टा चला जाएगा। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि ये सारा कंटेंट आपके लिए इकट्ठा करने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो लाइक वगैरह आप कर देते हो ना, तो अंदर से लगता है कि अरे इन जवानों के लिए तो कुछ करना है, तो बस करना है। ठीक है, वैसे भी करना है, पर कर दोगे तो और करना है। ठीक, चलो अब हम मौर्य काल में बात करते हैं अशोक के अभिलेख की। ठीक, तो अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो अशोक के अभिलेख के अंतर्गत आपको शिलालेख देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शिलालेख देखने को मिलेंगे। मतलब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हुआ करते थे, दीवारें हुआ करती थी, उन्हीं में लिखवा देते थे। स्तंभ बनवा डाले, बहुत सारे बड़े बड़े खंबे बनवा देते थे और उन्हीं में लिखवा दिया जाता था। ठीक है, तो स्तंभ लेख भी जो है देखने को मिलते हैं, गुहा लेख भी देखने को मिलते हैं। ठीक, गुहा लेख भी देखने को मिलते हैं। तो मतलब आप देख रहे हो कि अशोक के अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सब के सब तुम्हें देखने को मिलेंगे। अशोक के अभिलेख राजनीतिक उद्देश्य से नहीं लिखे गए थे। एक बात ध्यान रखना कि अशोक के जो अभिलेख हैं ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं लिखे गए थे कि चुनाव प्रचार के लिए लिखे गए हों। बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य इनमें नहीं था, क्योंकि आप जानते हो कि जब कलिंग का भयानक युद्ध होता है, रक्तपात होता है, हृदय परिवर्तन होता है, तो सब बातें तभी की दी गई हैं आपको। ठीक है, ये बात भी भैया क्लियर हो गई, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब अगर हम बात करें अशोक की, तो इनके अभिलेखों के माध्यम से अशोक के साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ये भी जानकारी मिलती है। अशोक का धर्म कौन सा था, विदेशियों के साथ इनके संबंध कैसे हुआ करते थे, अशोक का चरित्र कैसा था, कला एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार उस समय किस तरीके से चलता था, सामाजिक अवस्था वगैरह जो थी, ये सारी की सारी जानकारियाँ आपको शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, इन्हीं सबसे भैया देखने को मिलती हैं। अब हम अशोक के शिलालेख पर बात कर लेते हैं। तो अशोक के जो शिलालेखों की संख्या है वो कितनी है बेटा? इनकी संख्या 14 है, 14 है। ठीक है, और ये 14 का 14 जो शिलालेख है ना, 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मतलब 8 स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 8 स्थानों से 14 के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो कि अशोक के हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। तो शिलालेख को सबसे पहले कौन पढ़ पाया? ठीक है, सबसे पहले पढ़ने में सफलता अगर किसी को मिली तो वो बेटा बंदा था जेम्स प्रिंसेप। नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप उनका नाम था। जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले जो है शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त करते हैं 1837 में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की, कब प्राप्त की, तो अब आंसर आपका गलत फिलहाल तो नहीं होने वाला। अशोक के प्रमुख शिलालेख में आपको शहबाजगढ़ी का मिलेगा। ठीक है, शहबाजगढ़ी वाला जो मिलेगा ना वो बेटा खरोष्ठी लिपि में मिलेगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ।
तो बेटा इनके जो शिलालेख थे, ठीक है, अगर हम शिलालेख में चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे शहबाज खड़ी, ठीक है, शहबाज खड़ी, यहाँ पे ये आपको खरोष्ठी लिपि में मिलेगा, ठीक है। कौन सी लिपि में मिलेगा? खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलेगा, ठीक। खरोष्ठी लिपि में शहबाज खड़ी का जो है शिलालेख दिखेगा। अगर मानसेहरा की बात करोगे तो ये भी आपको खरोष्ठी में मिलेगा, मतलब मानसेहरा जो है ये भी आपको किस लिपि में मिलेगा? तो खरोष्ठी लिपि में अभिलेख शिलालेख देखने को मिलेगा। अगर गिरनार की बात करोगे तो ब्राह्मी लिपि में मिलेगा, ठीक है। गिरनार शिलालेख भी बहुत पूछा जाता है, तो गिरनार शिलालेख भी आपको जो है किस लिपि में मिलेगा? तो ये आपको ब्राह्मी लिपि में मिलेगा, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में मिलेगा, ठीक। गिरनार वाला किस में मिलेगा? ब्राह्मी लिपि में मिलेगा। जौगढ़ वाला जो शिलालेख है वो भी मतलब ब्राह्मी लिपि में मिलेगा। एक अगला आपका जौगढ़ वाला जो है वो भी आपका जो है ब्राह्मी लिपि में देखने को मिल जाएगा। तो इतनी सारी बातें थी जो मैंने आपको यहाँ तक समझा दी अशोक के शिलालेख से रिलेटेड। अशोक के शिलालेख से उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है कि किस तरीके का जीवन जीता था। और गुर्जरा शिलालेख जो को आपको दतिया मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर मास्की शिलालेख की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। सासाराम शिलालेख जानते हो? सासाराम बिहार, वहाँ पर मिल जाएगा। तक्षशिला शिलालेख आपको जो है पाकिस्तान में मिलेगा। कंधार शिलालेख तो अफगानिस्तान में मिल जाएगा। तो कहो तो भैया लिख दो, कहो तो भैया ध्यान से सुन लो, ठीक है। क्या मैंने बताया? व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी अशोक के शिलालेखों से प्राप्त होती है। जैसे कि गुर्जरा शिलालेख कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में मिलता है, दतिया में। और अगर मास्की शिलालेख की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश के रायचूर में मिलेगा। सासाराम शिलालेख की बात करोगे तो सासाराम तो बिहारी में मिल जाएगा। और अगर तक्षशिला में जाओगे तो पाकिस्तान में मिलेगा। और एक क्या था अफगानिस्तान वाला था, क्या नाम था? कंधार वाला आपको अफगानिस्तान में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अशोक के स्तंभ लेख कौन कौन से हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो भैया ये तो शिलालेख थे, ठीक है, जो मैंने बताया किस लिपि में है, कहाँ कहाँ से मिले हैं, अब वर्तमान में किस राज्य में है, ठीक है, किस क्षेत्र में है, किस जिले में है, वो सब बातें मैंने आपको बता दी, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है, साथ ही साथ बंदे की मेहनत कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो अशोक के स्तंभ लेख की बात कर लेते हैं। तो अभिलेख में आप कौन आएगा? स्तंभ लेख, ठीक। स्तंभ लेख की बात करते हैं। बेटा अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो कौन कौन से हैं? चक्खा बड़ा स्टाइल मार के बन गया भाई। स्तंभ लेख, ठीक। स्तंभ लेख क्या थे? अशोक के 7 स्तंभ लेख का निर्माण लगभग 242 ईसा पूर्व के दौरान होता है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 7। स्तंभ लेख की संख्या 7 है। 242 ईसा पूर्व के दौरान इनका जो है कहीं ना कहीं निर्माण कार्य होता है। और 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते 7 है। और 6 अलग अलग स्थानों से ये आपके जो है प्राप्त किए गए हैं, मतलब वहाँ पर ये मिले हैं। अब हम महत्वपूर्ण स्तंभ लेख भी जान लेते हैं। जैसे कि प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में हुआ करता था और अकबर ने इसे इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया था। मतलब क्या नाम है? प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग वाला जो स्तंभ लेख था ना, ये पहले बेटा कौशाम्बी में था। कहाँ पे था? पहले ये जो था कौशाम्बी में था। फिर अकबर आए और इसको उठवा करके क्या किया? अकबर जो है इलाहाबाद के किले में धरवा दिया जाके, ठीक है। इलाहाबाद के किले में जो है अब वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा, किले में, ठीक, उठवा कर रखवा लिया जाके। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख का नाम जानते होगे। तो बेटा दिल्ली टोपरा, आपको टोपरा से दिल्ली लाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कहो तो चलो और लिख ही देता हूँ यार, दिल्ली टोपरा, ठीक है। दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है, तो ये टोपरा से दिल्ली लाया गया। कहाँ लाया गया? टोपरा से दिल्ली लाने का काम किसने करवाया? तो ये सारा काम कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ऐसा काम करवाया गया। इसने उठवा करके दिल्ली में धरवा लिया था टोपरा से। रामपुरवा का नाम जानते होंगे, चंपारण बिहार में मिलेगा, ठीक है। ऐसे बोल दिया मैंने, रामपुरवा, ओके। इस तरीके से लघु स्तंभ लेख जैसे कि सारनाथ स्तंभ लेख आपको वाराणसी में मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर सारनाथ की बात करोगे ना, सारनाथ स्तंभ लेख, तो ये आपको वाराणसी में मिलेगा। वाराणसी कहाँ पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। सांची वाला बहुत पूछा जाता है, रायसेन मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सांची स्तंभ लेख, सांची, सारी नहीं भैया, सारी बीच नारी है कि क्या है। तो सांची वाला जो आपको मिल जाएगा वो कहाँ पर मिलेगा? तो एमपी में मिलेगा, मध्य प्रदेश में
मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा? रायसेन में मिलेगा। चलो लिख देता हूँ भाई, रायसेन मध्य प्रदेश में आपको जो है सांची वाला स्तंभ लेख देखने को मिलेगा। कौशाम्बी वाला स्तंभ लेख कौशाम्बी इलाहाबाद में मिलेगा। रुम्मिनदेई नेपाल में मिलेगा। रुम्मिनदेई पूछ लिया जाता है, ठीक है। रुम्मिनदेई आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ स्तंभ लेख थे। रानी का स्तंभ लेख बहुत पूछा जाता है, इलाहाबाद के किले में स्थित है। अब अगर हम 14 शिलालेखों की बात करें तो उनमें कौन कौन से विषय वर्णित किए गए हैं उस पर भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अशोक के जो 14 शिलालेख थे उनमें कौन कौन सा विषय रखा गया था, और मुख्य बात है कि किस वाले शिलालेख में कौन सी मुख्य बात रखी गई थी, ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि पूछ लेता है कि ये बात जो है किस शिलालेख में देखने को मिलती है। धम्म के बारे में किस में बताया है, कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ किया है, तो भैया पता होगा तभी तो करोगे ना, ठीक। तो 14 शिलालेखों में वर्णित विषय, 14 शिलालेख में वर्णित विषय क्या क्या थे, मतलब किसमें कौन से विषय को रखा गया था। तो मैं प्रमुख के बारे में बताऊंगा, मुख्य के बारे में बताऊंगा, जो परीक्षा में आएंगे, सब पूरे 14 के बारे में नहीं बताऊंगा मैं। अब प्रथम शिलालेख में बात करोगे, फर्स्ट वाला अगर शिलालेख की बात करोगे तो पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। पशु बलि की जो है यहाँ पर निंदा की गई। अरे पशुओं को क्यों मार रहे हो भाई? निंदा आपको पहले नंबर के शिलालेख में मिलेगी। अब सीधे उछलते हुए पहुँचते हैं 11 में, धम्म की विशेषता दी गई है, ठीक है। 11वें नंबर के शिलालेख में जो है धम्म की विशेषता को बतलाया गया है कि किस तरीके से शासन व्यवस्था चलाना है, नियम कानून आचार संहिता वगैरह सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करनी है, वो सब यहाँ पर मिलेगा। 13वें नंबर के शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। 13वें शिलालेख में आपको क्या मिलेगा? कलिंग युद्ध का वर्णन मिलेगा, ओके। 14 नंबर वाले में भाई देख लो क्या है। 14 नंबर में अशोक ने बोला है लोगों से धार्मिक जीवन जीने के लिए बोला है, ठीक है। मतलब इसमें जो है धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा जो है अशोक के द्वारा दी गई है। महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं इसलिए मैंने रखा है। अशोक के अभिलेखों के प्रयोग में की गई लिपियां कौन सी हैं, मतलब किस लिपि का प्रयोग जो है किस अभिलेख में किया गया है। तो तक्षशिला और लघमान के बारे में जानते हो, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो चलो ये तो भैया इसके शिलालेख थे जो प्रमुख थे, 4 मैंने रखे आपके सामने, ये आपके परीक्षा में आए। अगर दे रहे हो कंटिन्यू ना तो खुद ही पता चल गया होगा कि अच्छा ये फलानी में मिला था, ये ढेमाकी जो है परीक्षा में हमें मिला था, ठीक है। चलो अब लिपियों की बात कर लेते हैं। लिपियां जो है कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, किस शिलालेख में कहाँ पर मिलती हैं। तो बेटा तक्षशिला और लघमान अभिलेख, मतलब एक तक्षशिला है और प्लस लघमान है। लघमान ये जो अभिलेख है, तक्षशिला हो या फिर लघमान हो, यहाँ पर जो लिपि मिलेगी ना वो अरमाइक लिपि मिलेगी। क्या मिलेगी? अरमाइक लिपि। मतलब लिपि में कौन सी है? अरमाइक लिपि का प्रयोग देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। अगर बेटा सहबाजगढ़ी और मानसेहरा में जाओगे तो खरोष्ठी लिपि मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसलिए मैं यहाँ पर इसे स्किप कर देता हूँ। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा में आपको खरोष्ठी लिपि मिलेगी। अशोक के अधिकतर अभिलेख आपको ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। मतलब अधिकतर अभिलेख किस में मिलेंगे? अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में जो है मिलेंगे अधिकतर संख्या में अशोक के अभिलेख, ठीक। ये बात भी भैया यहाँ पर समझ में आ गई। अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में स्पष्ट रूप से कह पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अशोक के कई पुत्र थे और ऐसा माना जाता है कि अशोक के बाद गद्दी में कौन बैठा ना, ये थोड़ा संशय का विषय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में पुत्र थे तो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र के द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना की गई, ये जानकारी जरूर मिलती है। मतलब अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम का मतलब होता है जिसको मारने के बाद किसी और वंश की स्थापना हो गई। तो अंतिम जो मौर्य शासक था उसका नाम था बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ इसकी हत्या कर देता है। कौन कर देता है? इसका सेनापति नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र नाम था, और इसने जब इसको मर्डर कर दिया उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना इस तरीके से जो है देखने को मिलती है, जो कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है, जो कि
मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ का सेनापति होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि मौर्य काल का यार पतन क्यों हो गया भैया, कैसे हो गया, तो बेटा मौर्य काल के पतन के बहुत सारे कारण हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण मान रखे हैं। अब जैसे कि रोमिला थापर जी का कहना है कि मौर्यों का जो पतन है ना वो प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी की वजह से हो गया। तो चलो देख लो भैया, पतन भी देख लो, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न दे दिया कि रोमिला थापर जी का क्या मानना है, तब फिर तो तुम ऊपर नीचे देखोगे और मुझे ब्लेम करोगे कि आपने बताया नहीं। तो पतन के कारण, ठीक है, पतन के कारण, किसके पतन के, मौर्य काल के। ठीक है, पतन के क्या कारण रहे, तो रोमिला थापर जी की बात अगर करें, रोमिला थापर, ठीक, तो रोमिला थापर जी कहती हैं कि पतन जो है प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी की वजह से हुआ है। प्रशिक्षित अधिकारी वर्ग की क्या थी, कमी थी, इस वजह से जो है कहीं ना कहीं मौर्य काल का पतन हो गया। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि राष्ट्रीय भावना की कमी भी थी, अपना अपना कमाना चाहते थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय भावना की कमी थी, इस वजह से जो है मौर्य काल का विशेष करके पतन होता है। अब डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जी कहते हैं कि भैया सीमांत प्रदेशों के राज्यों के राज्यपाल बड़े अत्याचारी प्रवृत्ति के हो गए थे और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं इसका पतन देखने को मिलता है। तो मौर्य काल के पतन के अगर मुख्य कारणों में से आप देखो तो सबसे बड़ी बात थी कि प्रांत जो थे ना वो अपने आप को स्वाधीन करना चाहते थे, स्वतंत्र करना चाहते थे, अलग होना चाहते थे। साथ ही साथ जो कमजोर उत्तराधिकारी इस काल के होते हैं, उसके बाद यमन आक्रमण होने लगते हैं, तो बहुत सारे आक्रमण होने लगते हैं। तो इन बहुत सारे कारणों में से आप इन कारणों को भी ले सकते हो कि इस वजह से भी कहीं ना कहीं मौर्य काल का पतन हो गया। आगे आने वाले वीडियो में हम बच्चों मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है, और बहुत सारे बिंदुओं पर जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।